दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत हम पूरी NCERT को कवर कर रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत हम आज NCERT क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलिए इसमें प्रथम बिंदु देखते हैं क्या है। इसमें प्रथम बिंदु है कि सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज का पद तैनात किया गया था। तो जो वो विलियम जोन्स थे वह सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में आए थे। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। तो जोन्स ने पाया था कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियां रखते थे। उनकी दिलचस्पी क्या थी कि वो संस्कृत और व्याकरण, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं को सीखने की उनकी दिलचस्पी थी। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलवेड भी भारतीय भाषाओं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझाने में प्रयास में लगे थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो विलियम जोन्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का शिक्षा दी जा सके और देश को शासन चलाने में मदद मिले। अगला बिंदु इसमें है प्राच्यवादी किसे कहती थी। तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले प्राच्यवादी कहते थे तथा पाश्चात्यवादी ठीक इसके विपरीत होते थे, जो यूरोपीय भाषा और संस्कृति का गहन अध्ययन रखते थे। अगला बिंदु एक मुंशी किसे कहते थे। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे मुंशी कहते थे। तथा वर्नाकुलर क्या था। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वर्नाकुलर जो था वह आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है कि मैकाले के बारे में कुछ जानते हैं। मैकाले का कहना था कि मैकाले का कथन क्या था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो मैकाले का कथन था कि एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का मात्र एक खाना ही पूरे भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। अगला बिंदु इसमें है मैकाले के मिनट्स या मैकाले के विवरण जो थे उनके आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो 1835 का शिक्षा अधिनियम किसके विवरण के आधार पर पारित हुआ। तो मैकाले के विवरण पे। तथा उसमें यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, अर्थात अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि किन संस्थानों को तथा किसने यह कहा था कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। तो वह कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेजों को कहा गया तथा यह मैकाले के विवरण में कहा गया था। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक छपने लगी थी। इसी में अगला बिंदु है शिक्षा में कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड का डिस्पैच या वुड का नीति पत्र के नाम से जाना गया। तो 1854 में वुड का नीति पत्र या वुड का डिस्पैच नाम से जाना गया। अगला पॉइंट है कि 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। तो 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे जो तर्क थे उनका घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत की अंग्रेजी की उपस्थिति की सख्त नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंत में श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं न खोल पाने के कारण जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था।
वर्ष 1800 में एक छापा खाना खोला गया तथा वर्ष 1818 में एक कॉलेज खोला गया। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि श्री रामपुर मिशन के तहत वर्ष 1800 में एक छापा खाना खोला गया तथा वर्ष 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया तथा स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे जो थे उन्होंने श्री रामपुर मिशन की स्थापना में सहायता की थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे ने श्री रामपुर मिशन की स्थापना में सहायता की थी तथा जो श्री रामपुर मिशन था ये सक्रिय ईसाई प्रचारकों का एक मिशन था तथा इसके अंतर्गत 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया था। अगला बिंदु है कि जो श्री रामपुर कॉलेज खोला गया था वह कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर बनाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि जो श्री रामपुर कॉलेज बनाया गया था वह कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर बनाया था। अगला बिंदु है विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड में आए ईसाई प्रचारक 1830 के दशक से इस स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से ईसाई थे विलियम एडम, उन्हें बंगाल और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का दौरा करने का कहा गया। तो उन्होंने क्या क्या बताई, उन्होंने एडम रिपोर्ट में क्या क्या बताया वह दिलचस्प बातें चलिए देखते हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिन्हें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। और इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय के पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसा कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक रूप से ही होती थी, लिखित रूप से नहीं होती थी। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। अगला बिंदु इसमें है कि एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसल की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो यह इंपॉर्टेंट बातें एडम के बारे में थी जो एडम रिपोर्ट में दिया गया 1830 में जो आए थे स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। तो इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला बिंदु चलिए इसमें देखते हैं। अगला बिंदु है टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षा को सुन कर रहे होते थे टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके। तभी उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला बिंदु इसमें टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता था। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद हो। उनका सोचना ऐसा था कि शिक्षक जो है कल्पनाशील होने चाहिए, बच्चों को समझते हो तथा उनके अंदर उत्सुकता आदि जागृत करने में सहायक हो। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। तो उनका मानना था कि वर्तमान जो स्कूल की उस समय की शिक्षा थी वह बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार ही देते थे। इसलिए 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी ताकि बच्चे सक्रिय रूप से स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब हम किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।